हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक पिछले जो क्लास में कवर किया वो था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कुछ छोटे से एग्जाम्पल भी देखे, फिजिक्स के नज़रिए से कंसेप्चुअली हम लोग बहुत अच्छे से समझे। आज कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंटल चीज़ देखेंगे और इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा समझ को हम लोग और बेहतरीन कर सकते हैं। अब मान लो कि ये देखो, आप होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस है, ये क्लीन कराउंड डस्टर है, ये कॉपी है। अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना आप। अब इसको हल्का सा अप किया, देखो अभी भी नहीं किया, यानी कि एंगल चेंज होता जा रहा है। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 पर ये मूव कर गया। कुछ समझ में आया? फिर से देखते हैं। यहाँ से अप किया, नहीं करा, एक सर्टेन एंगल, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15 डिग्री पर ये मूव करेगा। तो ये जब ये मूव नहीं कर रहा था, यानी कि जब ये 5 डिग्री पर था, मूव नहीं कर रहा था, तो कोई तो फोर्स, इसको नीचे क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन बन चुका है 5-10 डिग्री, तो नीचे कोई ना कोई तो कंपोनेंट इसका लग रहा होगा, इसका वेट का, mg का, उसको कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। तो बैलेंस कौन कर रहा होगा इधर? कोई तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। याद आया, हम लोग डिस्कस किए थे। जब ये मूव कर गया, देखो अभी नहीं किया, अब कर गया, करने के बाद कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई होने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इस चीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बाय द वे, ऐसे हमारे ऐसे कॉपी रखा हुआ था अभी, इस पर एक डस्टर ऐसे था, ठीक है। अब ये ऐसा करता हूं, पहले हमने यहां रखा, नहीं मूव किया, फिर हमने यहां रखा, नहीं मूव किया। अब समझना, अब हम लोग कुछ ऐसे रखे, बाय द वे ऐसे, अब मूव कर गया। तो सपोज ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, एंगल 1, ये हमारा एंगल 2 है, और ये एंगल 3 पर आकर ये मूव कर गया। ओके, एंगल 3 पर आकर मूव कर गया। अभी आपने देखा प्रैक्टिकल। तो ये एंगल 1 यानी 0 से लेके एंगल 3 तक जाने में जो भी इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा होगा, वो क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और वो क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, राइट। तो एक सर्टेन एंगल पर आने के बाद ये स्लाइड कर गया। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली ऐसा देखें करके, ऐसे कि ये सर्टेन एंगल हमारा है, जो एंगल 3 है, इसको ड्रॉ किया, यहाँ पर हमारा ऐसा ब्लॉक है। तो बेसिकली इसका अगर हम लोग FBD ड्रॉ करना चाहे तो क्या है? सपोज इसका मास m दिया हुआ है, m, ये जो हमारा डस्टर था उसका मास m है, तो वेट कितना अप्लाई हो रहा है? mg। ये हमारा एंगल 3 को थोड़ा अपना इजी करने के लिए इसको थीटा हम लोग अननोन मान लेते हैं, ठीक है। एंगल 3 को ये थीटा है, ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ये अगर mg है तो ये क्या होगा? mg cos थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड दिस इज mg sin थीटा। कोई दिक्कत? अब बात समझो, इस इंक्लाइन के प्लेन में डस्टर का तो मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो बैलेंस कर रहा होगा। और एडजस्ट इसलिए कर रहा था कि थीटा चेंज हो रहा है, तो mg sin थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी fs का भी चेंज हो रहा है। एक सर्टेन टाइम ऐसा आया एंगल 3 जिस पर ये मूव कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 को हमने एंगल 3 को बोला है थीटा। आपके समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा। तो बेसिकली क्या हो गया कि mg sin थीटा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बन चुका है। यानी अब इससे ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू एक होता है, उससे मैक्सिमम वैल्यू नहीं जनरेट कर सकता है फ्रिक्शनल फोर्स। उस फोर्स के बाद ये नीचे
जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो गया मूवमेंट के लिए। तो ये हमारे पास इस सिचुएशन आ गया। अब ये पता है कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, पता है ना। बाय द वे सरफेस के बीच हमारा जो है ये पेयर ऑफ सरफेस जो है, यानी कि अभी मैंने आपको दिखाया था जो कॉपी और ये डस्ट है उसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस है सपोज। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी कॉस थीटा। सो म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। यानी कि किसी भी पेयर ऑफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पर कितना वजनदार रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि दोनों जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या है, मटेरियल का वजन कितना है। यानी कि यहाँ पर जो अभी आपको दिखाया था मैंने, ये चाहे 1 kg का हो या 100 या 5000 का, ये दोनों जब तक मटेरियल कॉपी और ये है इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होने वाला है। एक चीज़ ये समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं जो आपको पहले से पता था। अब जैसे ही मूव हो गया तो इस पर क्या लगा होगा, अब लग गया होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि एक बार मूवमेंट हो गया तो हम लोग एंगल को ऐसा एडजस्ट किए कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ऐसे बाय द वे एंगल 3 पर ये मूव कर गया, अब एंगल 3 से थोड़ा सा ऐसे लेस कर दूंगा ताकि नेट फोर्स उस पर ना लगे। नेट फोर्स नहीं लगे, एक बार मूवमेंट पाएगा अपना जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में तो हमारा एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू इन। म्यू के इन हमारा क्या है, एम जी कॉस थीटा, और हमारा यहाँ से एफ के किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप अल्फा लिख दो, थोड़ा सा एंगल छोटा कर दिए हैं थोड़ा सा, यानी कि थीटा अगर हमारा 30 डिग्री है तो इस पर क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू। तो अल्फा हमारा कितना हो गया, 28 या 29 डिग्री होगा, ठीक है। इस पर क्या मिलेगा, म्यू के का वैल्यू, समझ में आया, इसलिए अल्फा लिख दिया। तो यहाँ से अब जो ये रिएक्शन है ये थीटा न होकर अल्फा हो गया, ओके। तो हमारा ये क्या हो गया, एम जी साइन अल्फा, और ये क्या हो गया, एम जी कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, ओके। क्लियर भाई, यहाँ बताया कि 28-29 समझने के लिए आपको। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया है, एम जी साइन अल्फा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों वैल्यू हमारा बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू के, ये दोनों डिवाइड करो तो म्यू के आ जाएगा tan अल्फा। यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये समझ में आया आपको बात, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। और ये भी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो कुछ हम लोग चीज़ें समझे, और बाकी ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया कि इससे हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ से ये भी समझ में आया कि कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, प्रैक्टिकली किस तरह हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है बेसिकली। तो एक एग्जाम्पल स्टैटिक फ्रिक्शन का ये भी मिल गया कि जैसे से एंगल बढ़ाते हैं वो फोर्स एडजस्ट कर रहा था तो ही मूव नहीं कर रहा था, एक समय के बाद मूव करने लग गया, राइट। इसको नोट करो आप। वो है रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। क्या है हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन। ज़्यादा इसको डिटेल हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, एक ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। कोई ऐसे सरफेस है, ये व्हील अगर मूव कर रहा है तो ये जो कांटेक्ट एरिया जो बनता है यहाँ पर, सॉरी जो कांटेक्ट पॉइंट है, कोई एरिया तो बहुत बड़ा हो जाता है, पॉइंट है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ये जो कांटेक्ट सरफेस है ये 0 होती है, ठीक है। इसी कारण जो हमारा
फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, अगर एफ रोलिंग बात करें तो काफ़ी लेस देन होता है ये एफ के या एफ एस से, बहुत छोटा होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर आप किसी भी कोई कंटेनर को ऐसे आप पुल करना चाहो सिंपली, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर इसमें थोड़ा सा आप ऐसे एक छोटा सा व्हील लगा दो तो आप इजीली पुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है अपोज करने के लिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अपोज मैं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, आप नोट करो इसको।